मैं वैशाली बड़गे मेरे YouTube चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भाषा के विविध रूप। पिछले वीडियो में हमने भाषा का स्वरूप, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। आज हम देखने वाले हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के कई रूप है, जैसे कि बोली है, मानक या परिनिष्ठित भाषा है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। और इन्हीं रूपों की जानकारी आज हमें यहाँ पर लेनी है। सबसे पहला रूप है बोली। बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। बोली ऐसे सीमित क्षेत्र को कहते हैं जो रूप, ध्वनि, वाक्य, रचना, शब्द, मुहावरे आदि की दृष्टि से किसी अन्य रूप से बहुत ही भिन्न होती है, उसी को बोली कहा जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई ऐसे रूप होते हैं और उसी को, उन रूपों को बोली कहा जाता है। बोली अगर बहुत महत्व प्राप्त करने लगे तो वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण लेके अंग्रेजी का, हिंदी का, ग्रीक है, अरबी है, ये सब पहले बोलियां थी और आज वो भाषा में परिवर्तित हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी के बारे में कह सकते हैं कि हिंदी ये पहले खड़ी बोली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वो महत्व प्राप्त करने लगी वो बोली से भाषा में परिवर्तित हो गई। और इसी से हम कह सकते हैं कि कोई बोली अगर बहुत ही महत्व प्राप्त करने लगे तो वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। अगला हमारा रूप है मानक या परिनिष्ठित भाषा। सभ्यता के विकसित होने पर ये आवश्यक हो जाता है कि किसी एक बोली को मान लिया जाए, मतलब किसी एक वर्ग को वो बोली मान लेते हैं और उसी में वो अपने कार्य वहां पर करते हैं। शिक्षित वर्ग अपने सभी कार्य उसी बोली में करते हैं और ऐसी ही बोली को मानक भाषा कहा जाता है। उनके जो सभी कार्य होते हैं, जैसे कि शिक्षा होती है, पत्र व्यवहार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, यहाँ तक कि साहित्य भी वो उसी भाषा में लिखते हैं और ऐसी ही भाषा को मानक भाषा कहा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने मान ली है और इस भाषा को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा को शुद्ध भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। ये हमारा दूसरा रूप यहाँ पर हम देखते हैं। तीसरा रूप है हमारा राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोल या समझ सकते हैं, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मतलब वो देश की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है, ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। और अगर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना हो तो उसमें कौन कौन से गुण होने आवश्यक है, ये बातें भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला है कि वो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो उसे आसानी से सीख सके, ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि वो समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करती हो, मतलब सामाजिक रूप में, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों में वो भाषा ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हो, उन्हें समझ में आती हो, ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। तीसरा है कि उस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो भाषा समझ में आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो भाषा होनी चाहिए और ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। और सारे देश में वो भाषा आसानी से एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग में लाई जा सके। ये सारे गुण जिस भाषा के अंतर्गत आते हैं वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दो अलग अलग रूप है, लेकिन लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजभाषा जो है, जो शासन के कामकाजों के लिए वो उपयोग में लाई जाती है, और राष्ट्रभाषा जो है वो भारत में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। पूरे राष्ट्र की भाषा, ऐसा कहा गया है राष्ट्रभाषा के लिए। और ये हमारे तीसरे यहाँ पर रूप दिखाई देता है। ठीक है, अगला हमारा रूप है राजभाषा। इस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। शासन और जनता के बीच आपसी संपर्क के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है राजभाषा। मतलब सरकारी जो पत्र व्यवहार होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं उसे कहा जाता है राजभाषा।
अलग अलग काल की अलग अलग राजभाषाएं थी, जैसे कि पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये उस काल की राजभाषाएं थी। मुगल काल में अरबी फारसी राजभाषाएं थी और अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी राजभाषा थी। तो ऐसे अलग अलग कालों में अलग अलग राजभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद संविधान में ऐसा कहा गया कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव वहां पर रखा गया, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत ही यहाँ पर विरोध किया। लेकिन फिर लोगों के एकजुट से, उनके समूह से ये बात यहाँ पर तय हुई कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसी समस्याएं आई हिंदी के लिए। तो जो अहिंदी भाषी लोग थे उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर ऐसा नियम बनाया गया कि 1949 से 15 साल तक जो अहिंदी भाषी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, वो हिंदी भाषा सीखेंगे और फिर हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। तब तक अंग्रेजी भी वहां पर उपयोग में लाई जाएगी, ऐसा वहां पर प्रस्ताव रखा गया, ऐसा अधिनियम बनाया गया। तो जो सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है राजभाषा। ठीक है, अगला हमारा जो रूप है वो है संपर्क भाषा। जिस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं उसे कहा जाता है संपर्क भाषा। जैसे कि देखिए, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारी भाषा है, किंतु अगर हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर हम मराठी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें मराठी समझ में नहीं आएगी। तो उनसे बात करने के लिए हम जिस भाषा का उपयोग करेंगे उसे कहा जाता है संपर्क भाषा। मतलब वो हमें भी समझ में आनी चाहिए और उनको भी समझ में आनी चाहिए। दोनों के संपर्क के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं संपर्क भाषा। और हिंदी ये हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा भी है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र से दिल्ली अगर जाएंगे तो दिल्ली में हम हिंदी बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हिंदी बोलेंगे। मतलब हम भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं तो वहां पर हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए हिंदी जो हमारी है वो राष्ट्रभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा भी कहलाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा रूप है संचार भाषा। संचार भाषा मतलब कि जिन माध्यमों से हमें जानकारी प्राप्त होती है उन माध्यमों की जो भाषा होती है उसे कहा जाता है संचार भाषा। ऐसे अलग अलग बहुत से माध्यम है और उन माध्यमों की जो भाषा होती है वो है संचार भाषा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरदर्शन पर हम जितने कार्यक्रम देखते हैं या क्या कहते हैं, समाचार देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उनकी जो भाषा होती है, जिस भाषा से हमें वो जानकारी प्राप्त होती है वो कहते हैं संचार भाषा। और एक यहाँ पर है साहित्यिक उदाहरण, यहाँ पर कि साहित्यिक जो किताबें होती है उन किताबों की जो भाषा होती है, उन किताबों से हमें वो जानकारी मिल रही है, तो उस साहित्य की जो भाषा होती है वो भी एक उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं कि साहित्य की जो भाषा है वो संचार भाषा है, क्योंकि हमें उससे जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं कि प्रशासन के जो कामकाज होते हैं, उनके जो पत्र व्यवहार होते हैं, वो जिस भाषा में होते हैं उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, तो वो जानकारी हमें जिस भाषा में प्राप्त होती है वो होती है संचार भाषा। और एक उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइज होती है, उन विज्ञापनों से हमें अलग अलग वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है और वो वस्तुओं की जो विज्ञापन देते हैं वो जिस भाषा में देते हैं उस भाषा को कहा जाता है संचार भाषा। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में ये संचार भाषा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भाषा के ये अलग अलग रूप है और इन रूपों की जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में हमने दी है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए।